हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जीएस विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक लाए हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, एनिशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर कहा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है 50% से प्लस आते हैं और एनिशिएंट और मिडिवल दोनों मिला के 50% या 45% क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टअप करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे हम लोग नए सिरे से और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलेंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप में मतलब कि आधुनिक इतिहास जो पढ़ा जाता है ज़्यादातर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पढ़ा जाता है। ये यूरोपीय कंपनियाँ आई थी। ठीक, परंतु हम यहाँ से शुरू करेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन से। जब मुग़ल साम्राज्य का अंत होता है, मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है, उस पीरियड से शुरू करेंगे। ठीक, तो इस तरह इसको मैंने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 भागों में डिवाइड किया है। ठीक, और 5 भागों में डिवाइड किया है, उसके बारे में हम लोग जिक्र और चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर 5 भाग जो निम्न हैं उनके बारे में बताते हैं कौन कौन से हैं। तो बेटा 5 भाग जो निम्न हैं, पहला पार्ट है आधुनिक भारत का, मुग़ल साम्राज्य का पतन और मराठों का उदय। मतलब जब मुग़ल साम्राज्य का पतन उस दौरान हो रहा था, उस समय सबसे तेज और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रीय शक्ति उदय हुई थी वो थी मराठाओं की। ठीक, मराठाओं की उदय हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक, ये लोग मराठा थे, महाराष्ट्र के। तो इन लोगों का उदय मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद इनका उदय जो है बहुत तेज और बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो पहला पार्ट है मुग़ल साम्राज्य का पतन और मराठों का उदय। दूसरा पार्ट बेटा है क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय शक्तियों का आगमन। क्षेत्र राज्यों का उदय जब मराठा, तो पहले मैंने बताया मराठाओं का उदय, जब मुगल साम्राज्य का पतन होता मराठाओं का उदय हो रहा था। उसके बाद दूसरे पार्ट होता है क्षेत्र राज्यों का उदय होने लगा, जैसे बंगाल, बिहार, ठीक, अवध। तो ये सब चीज़ें, ये जितने प्रांत थे, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक, ये चीज़। और जो तीसरा पार्ट बेटा आपका है आधुनिक भारत का, ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम। ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम, इस दौरान क्या हुआ, इसमें कहा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भारत में कर रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट और करप्ट हो गई थी। और भ्रष्ट और करप्ट होने की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या वहाँ से एक्ट व अधिनियम पारित करने लगा, जिसकी वजह से इन पर शिकंजा कसा जा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट कंपनी हो चुकी थी। बिजनेस पर्पज से आए थे और पैसा बहुत कमा रहे थे, लेकिन उतना पैसा वहाँ पे पहुँचा नहीं रहे थे। चौथा पार्ट बेटा आ जाता है 18वीं सदी का विद्रोह और सुधार। इसी दौरान ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत पे कई काफ़ी अत्याचार और हर एक तरह के उल्टे सीधे कर, ठीक, और ऐसे ऐसे कानून लागू किए थे जो बहुत ही ज़्यादा शोभनीय नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा खराब कानून थे, जो मानवता के प्रति बहुत ही गंदे थे। इसकी वजह से कुछ विद्रोह हुए, बड़े विद्रोह हुए, छोटे विद्रोह हुए, और साथ ही साथ आज़ादी को लेकर भी काफ़ी विद्रोह हुए। ठीक है। पांचवा पड़ा था भारत राष्ट्र आंदोलन। तो भारत राष्ट्र आंदोलन का मतलब ये हुआ कि एक पूरे देश का आंदोलन। भारत राष्ट्र आंदोलन का मतलब हुआ कि एक आंदोलन जो व्यापक रूप से पूरे देश में चल रहा हो, ठीक, कई प्रांतों को मिला के चल रहा हो। ठीक, तो इस तरह के आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। ठीक है, इस तरह के जितने आंदोलन, कई बहुत से ऐसे आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन हुए। तो ये आंदोलन बड़े स्तर के आंदोलन थे। ठीक, तो ये सब आधुनिक भारत के अंतर्गत किया जाते हैं। ये 5 पार्ट मैंने डिवाइड किया, पांचों पार्टों को हम अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ठीक, इन पांचों पार्ट को हम अलग अलग पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है एक कवर्ड बुक की तरह तैयार हो जाए। और इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसको प्रॉपर नोट्स जो बनाते चलो, क्योंकि ये बहुत सर्च करके सटीक पॉइंट हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। राइट, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का पहला पार्ट है मुगल साम्राज्य का पतन और मराठों का उदय। ये पहला पार्ट है आधुनिक भारत का। ठीक, इसके अंतर्गत बेटा इसमें 5 पार्ट इसमें भी हैं। पहला है मुगल उत्तराधिकारी, दूसरा है शिवाजी, तीसरा है मराठा प्रशासन, चौथा है मराठा के अधीन पेशवा, पांचवा शिवाजी के उत्तराधिकारी। ठीक है, 5 पार्ट हैं, 5 पार्टों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, जिसकी वजह से कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक, स्टार्ट करते हैं मुगल उत्तराधिकारी पहला पार्ट। मुगल उत्तराधिकारी कहा जाता है औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी मुगलों में, औरंगजेब कहता था मुगलों का अंतिम और सबसे शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई उतना योग्य काबिल शासक नहीं रहा मुगल में कि जो मुगल को आगे बढ़ा सके। वो धीरे धीरे मुगल डाउन हो रहे थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो कहा जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही साम्राज्य के पतन की नींव पड़ गई।
और उनके बाद इनके 3 पुत्र थे। इनके 3 पुत्र थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इनके मध्य लंबे समय तक चलने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। ये तीनों खुद राजा बनने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम उत्तराधिकारी बनेंगे। इसकी वजह से ऑलरेडी जब ये प्रोसेस हो रहा था तो मुगल साम्राज्य पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। बहरहाल औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों को प्रशासनिक उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया था। मुअज्जम को काबुल का गवर्नर बनाया था, आजम को गुजरात का गवर्नर बनाया था और कामबख्श को बीजापुर का गवर्नर बनाया था। तो बेटा ये सब देखो अलग अलग हैं। काबुल आपका पाकिस्तान के पास पड़ता है, गुजरात आजम है और कामबख्श बीजापुर कर्नाटक के पास पड़ता है। इतनी दूरी थी, ठीक, जिसके कारण इन तीनों में काफ़ी मतभेद पैदा हुआ कि मतलब हमको उस जगह पे नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ आपसी मतभेद था, जिसकी वजह से इसके लिए आपस में ही लड़ते रहे। ठीक, तो इसमें जो सबसे बड़ा बेटा इनका मुअज्जम था, मुअज्जम शासक बना 1707 से 1712 ईस्वी में, 5 साल 6 साल तक ये रहा। फिर जहादर शाह आया 1712 से 1713, एक ही साल ये रहा। फिर फारूक शियार आया 1713 से 1719। ठीक, फारूक शियार आया। तो फारूक शियार से संबंधित जो खास पॉइंट ये कहा जाता है कि सैयद बंधु के सहयोग से मुगल शासक बना। प्रश्न कई बार आ जाता है, सैयद बंधुओं के शासक से कौन राजा बना था मुगल का? तो फारूक शियार बना था। फारूक शियार जो था वो सैयद बंधुओं के सहयोग से होता। बेटा कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन उसके बाद ये भी बताया जाता है, इसी फारूक शियार के टाइम पीरियड में मराठा के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा क्षेत्र पर सरदेश मुखी और चौथ वसूलने को अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार उपस्थित हुए थे। ठीक, सरदेश मुखी व चौथ एक कर होता था मराठाओं का। तो इसके लिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने फारूक शियार के दरबार में हाजिर हुए थे और उन्होंने ये सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था। ठीक बेटा, उसके बाद आ जाते हैं चौथे रफ़ी-उद-दरजात 1719 में, फिर रफ़ी-उद-दौला 1719 ईस्वी में। ठीक, सफ़ीरुद्दौला या शाहजहाँ द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शाहजहाँ द्वितीय के नाम से, जिसे मैंने नोट करके पॉइंट राजा से संबंधित जो खास पॉइंट वो मैंने लिखा दिए हैं। रफ़ी-उद-दौला को हम शाहजहाँ द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद बेटा आपका मोहम्मद शाह छठे नंबर के राजा 1719 से 1748 में काफ़ी टाइम तक रहे। ये अपनी आराम पसंदगी प्रवृत्ति के कारण रंगीला के नाम से जाने जाते थे। इनकी ज़िंदगी जो थी अपने आपको आराम पसंद करते थे, मतलब एक प्रकार से रईसी में जिए अपना पूरा लाइफ, और राज्य पे और हमारा जो प्रांत है उस पर ध्यान उन्होंने दिया ही नहीं, और मुग़ल पे ध्यान दिया ही नहीं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, इस सब चीज़ों पे कोई मतलब नहीं था। ठीक, उसके बाद बेटा 7वें नंबर पे अहमद शाह बने 1748 से 1754 रहे। फिर 8वें राजा बने 1754 से 1759 में आलमगीर द्वितीय। ठीक, आलमगीर द्वितीय जो जब राजा थे तो इसी दौरान ही भारत में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल शासक कौन था? प्लासी के युद्ध के दौरान मुग़ल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो था उस समय, जब आलमगीर द्वितीय मुग़ल शासक था उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 में। शाह आलम द्वितीय जो था इसे अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध था, इसका नाम अली गौहर था। और इसी समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसमें इसकी हार हुई थी। शाह आलम द्वितीय जो था बक्सर का युद्ध लड़ा था, ठीक है, अंग्रेजों से। ये इसमें इसकी हार हुई थी। और इसी के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसी के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन था पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल शासक कौन था, या बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? ठीक बेटा, बक्सर का युद्ध जब शाह आलम द्वितीय हार गया तो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के दौरान इन्होंने मुगलों द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया। मतलब इन तीनों ये बड़े प्रांत थे और इनका जो
दीवानी थी वो अंग्रेज़ों को दे दी गई, इलाहाबाद की संधि। ये बहुत बड़ी हार थी भारत में और अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी जीत थी। समझ लीजिए यहीं से ही मुग़ल शासक कमज़ोर हो गए और अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा मजबूती यहीं से मिल गई। प्लासी के युद्ध से मिली, लेकिन जितना बक्सर का जो भी जीत है, बक्सर के युद्ध से इनकी एकदम 101% मजबूती प्राप्त हो गई। ठीक, उसके बाद बेटा जिन्हें 1772 में महादजी सिंधिया के सहयोग से पुनः मुगलों ने प्राप्त किया। इनके मतलब महादजी सिंधिया जो सिंधिया नरेश थे ग्वालियर के, इनकी मदद से मुगलों ने कहर अंग्रेजों से फिर ये अधिकार छीन लिए। ठीक, यह प्रथम मुगल शासक था। कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ऐसा प्रथम शासक था जिसे पेंशन याफ्ता कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन देते थे हर साल, कितना रुपया, 3 लाख 5 लाख जो भी हो, पेंशन देती थी। मतलब पहला मुगल शासक था जो पेंशन पे जीवन जीता रहा। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता लाल किले तक से बंटकर गई। मतलब कि जब अकबर द्वितीय शासक बना भारत का मुगलों का, तो इनका सत्ता सिर्फ लाल किले तक रही। लाल किले इनके अंडर में रहा और सब कुछ फ्री हो गए, मुक्त हो गए प्रांत, और कुछ पे कब्जा अलग अलग लोग कर लिए। फिर बेटा बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 में। और बहादुर शाह द्वितीय जब शासक बना तो उस समय सबसे बड़ी क्रांति 1857 की हुई। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति के दौरान मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो मुगल शासक था। 1857 क्रांति के दौरान बहादुर शाह द्वितीय शासक था। ठीक, इसे जफर के नाम से जानते थे, जफर इसका उपनाम था। ठीक है, बहादुर शाह जफर मतलब बहादुर शाह द्वितीय मतलब बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। और क्योंकि जफर का मतलब होता है उर्दू शायरी लिखा करती, उर्दू शायरी लिखा करता था। ठीक, इसलिए इसको क्या बहादुर शाह जफर कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो मुगल साम्राज्य के जो पतन के प्रमुख कारण की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन क्या कारण थे? मुगल साम्राज्य के पतन के 5 बेटा कारण थे बड़े। पहला तो साम्राज्य का बृहद विस्तार। इतना बड़ा साम्राज्य था कि ये ध्यान ही नहीं दे पाते थे ना, तो घूमा जाए तो कहो महीने भर लग जाए पूरे साम्राज्य को घूमने में। इतना बड़ा विस्तार था और बहुत बड़ा एरिया था जिसको ये ध्यान दे नहीं पाए। इसकी वजह से धीरे धीरे लोग कब्जा करते चले गए। दूसरा केंद्रीकृत प्रशासन। शासन प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, बस सेंट्रल था। मतलब जो दरबार था, दरबार में जो फैसले होते थे। बाहर क्या हो रहा है उससे इनका कोई मतलब नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक, केंद्रीकृत प्रशासन था केवल। तीसरा था औरंगजेब की नीतियाँ कुछ थी जो बहुत गड़बड़ थी। औरंगजेब की नीतियाँ थी, उनकी धार्मिक नीति सबसे बड़ी थी। राजपूत नीति, राजपूत को समझते नहीं थे। राजस्थान के जो राजपूत थे, छत्री थे, इनकी नज़रों में इनका कोई वर्चस्व नहीं था। और दक्कन नीति से असंतोष को जन्म दिया, जिससे मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। क्योंकि औरंगजेब ने जीवन में कभी भी साउथ इंडिया से विजय नहीं प्राप्त की। साउथ इंडिया में इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन साउथ इंडिया में इन्हें विजय मिली ही नहीं है। लगभग कहा जाता है 27 से 30 बार अटैक किया दक्षिण भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में इनकी विजय नहीं हो पाई। दक्षिण भारत में हमेशा ये हारते रहे। ठीक, ये चीज़। उसके अलावा इधर क्षत्रिय वंश और क्या बोलते हैं सिख, ये भी इनके पक्ष में नहीं थे। ठीक, अगला आता है चौथा उत्तराधिकारी का युद्ध। तो इसमें आपस में ही युद्ध होने लगा कि हम राजा बनेंगे। एक ये मुगल साम्राज्य का पतन कारण बड़ा रहा। फिर उच्च वर्ग की कमजोरी, जो हाई क्लास के लोग थे वो भी इरिस्पॉन्सिबल हो गए, जिम्मेदारियां नहीं लेने रहे थे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे थे, अपने हिसाब से जहाँ चाहते थे कब्जा कर लेते थे, वहाँ अपना साम्राज्य। तो मतलब उच्च वर्ग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। हायर क्लास जो था एकदम आरामदायक ज़िंदगी जी रहा था। ठीक, इसके वजह से ये 5 कारण थे जिसके वजह से ये कमज़ोर पड़े। तो इसका कहीं निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि शक्तिशाली मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन की ओर अग्रसर हुआ, जिससे जल्दी से जल्दी होने वाली सत्ता परिवर्तनों, उत्तराधिकारियों ने युद्धों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अर्थात इसके बाद देखा जाए तो लगातार युद्ध आपस में होते रहे, अंग्रेजों से होते रहे और यूरोपीय कंपनियां भी आपस में लड़ती रही। तो जिसके वजह से निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ उत्तराधिकारी की युद्धों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। ठीक है, तो बेटा ये पहला पार्ट था भारत इतिहास के। अगर कहा जाए तो इसमें जो पार्ट पहला था, पहली चीज़ थी आधुनिक भारत का पहला पार्ट था मुगल साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य का पतन का ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक, अब आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में, कल मराठा का उदय हम बताएंगे। ठीक है, तो ये खास पॉइंट हम आपको प्रोवाइड कराए हैं और सब बेटा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक, इनको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ी ना तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको पता ही है हमारा चैनल है जिसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक, इसको शेयर ज़रूर करें। करेक्ट, थैंक यू आप सभी को, और खूब मन से पढ़ते रहिए जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और पीसीएस का डेट आ गई, 14 मई है, एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।